गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में चल रहा था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्नेल्स लॉ, एपरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ रिलेटेड क्वेश्चन था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करा रखा था, देखिए एक बार फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर एक कॉइन है, ठीक है, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है यहां से यहां ठीक बीच में है 6√3 सेंटीमीटर, मतलब टोटल है 12√3 सेंटीमीटर। आपको बताना है, म्यू दे दिया है 4/3। आपको बताना है कि एपरेंट डेप्थ क्या होगा इस कॉइन का, ठीक है। नॉर्मल व्यू के लिए पर्सन यहां से देख रहा है, पर्सन यहां से देख रहा है, तो सिंपल है, डी एपरेंट का फॉर्मूला आपको पता है, डी एक्चुअल बाय म्यू। डी एक्चुअल क्या है जी? डी एक्चुअल यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर है और म्यू कितना है 4/3 हो गया। ये कितना हो गया 18/4, 9/4 सॉरी 2, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना में जी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं और आपको देखते हैं कि आपसे बनता है कि नहीं, ठीक है। ये तो नॉर्मल व्यू था ना, मिटा रहे इसे। अब यहाँ पर एक छोटा सा होल करते हैं, जहाँ पर पानी का ये सरफेस है वहीं पर हल्का सा होल करते हैं, ठीक है। और इस व्यू से गिवन दैट कि इस होल से ये ऑब्जेक्ट, ये कॉइन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आपको बताना है कि इस पर्सन को कितने डेप्थ पर कॉइन दिखाई दे रहा है, एपरेंट डेप्थ निकालना है इस पर्सन के लिए। पर्सन ए था, ये पर्सन बी है, पर्सन बी के लिए एपरेंट डेप्थ क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन लिख सकते हैं, इन द फिगर शोन फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन फॉर द पर्सन बी या फॉर द ऑब्जर्वर बी, ठीक है। तो देखिए क्या करना है। ये ए के केस में तो नॉर्मल व्यू था, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा था, डी एक्चुअल म्यू कर दिए थे डी एपरेंट। इसके केस में यदि आप ऐसा करते हैं कि डी एपरेंट इक्वल टू डी एक्चुअल बाई म्यू, इसके केस में पर्सन बी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल व्यू नहीं है, ऑब्लिक व्यू, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, रेज के लिए, कि लार्जर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां से एक रे निकालिएगा, यहां से आप एक रे निकालिएगा ऐसे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। आई तो निकाला जा सकता है ज्योमेट्री से, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट, देखिए यहां से एक रे और निकालिएगा ऐसे सीधा, और इसको पीछे बढ़ाइए, यहां पर इमेज बन जाएगा, और यही है डी एपरेंट। तो नो डाउट ये आर होगा तो ये भी आर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर लिखिए पी क्यू आर ओ, लिखिएगा इन ट्रायंगल पी आर ओ, इन ट्रायंगल पी आर ओ। देखिए तो tan आई निकाला जा सकता है, आई पहले कैलकुलेट करना है ज्योमेट्री से, ये बात ध्यान रखिए। आई जो है वो ज्योमेट्री से कैलकुलेट होगा, स्नेल्स लॉ यूज करके आप आर कैलकुलेट कीजिएगा, जितना आर ये आएगा उतना ही ये होगा। फिर इस ट्रायंगल में पता है आपको यहां से यहां कितना 6√3, ठीक है, और यहां से यहां कितना निकालना है, क्योंकि आर हमको पता है। तो देख लीजिए कैसे निकालना है। tan आई लिखेंगे तो परपेंडिकुलर, मतलब ये 6√3 बाई बेस, बेस कितना है जी 6। डेटा लगता है फिर गड़बड़ दे दिए, समझे, डेटा जो है गड़बड़ दे दिए हैं। दरअसल इसका हाइट जो होना चाहिए था परपेंडिकुलर, ये हुआ 6√3 सेंटीमीटर ना, 6√3 सेंटीमीटर जो है ये होना चाहिए था, और 6 सेंटीमीटर ना ये होना चाहिए था। अब ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको 6 सेंटीमीटर ये होगा, यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 6√3 है। तो इसको आप जब tan आई निकालिएगा तो कितना जाएगा जी 6 डिवाइडेड बाई 6√3, यानी 1/√3। तो आई कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल गया, ठीक है। डेटा सिर्फ चेंज कर दीजिएगा, इसको 6√3 बनाना है और इसको 6 बनाना है। जब आई निकल गया यूजिंग स्नेल्स लॉ, आर भी निकल जाएगा। नाउ फ्रॉम Snell's law,
स्नेल्स लॉ, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 कितना है, μ1 है यानी पानी में है तो 4/3, साइन आई यानी कि साइन 30 डिग्री, μ2 कितना है, हवा में जा रहा है 1, और साइन आर हमें निकालना है। कितना हो जाएगा ये, साइन 30 तो 1/2 होता है ना, 4/3 इंटू 1/2 इक्वल टू साइन आर। तो साइन आर हो गया, साइन आर हो गया 2/3। अब यही वैल्यू साइन आर हमको पता है, अब tan आर पता कीजिए क्योंकि इस ट्राइंगल में हमें tan आर की जरूरत पड़ने वाली है। तो आगे लिखते हैं, हेंस ये 2/3 है ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो है परपेंडिकुलर कहलाता है और ये जो है बेस कहलाता है। ठीक है, तो h क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ट्राइंगल का √πa² प्लस b², मतलब √2 प्लस 3 ये 9√13 हो जाएगा। ठीक है, h हेंस tan i इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर गलत लिख दिए हैं जी, ये h है, साइन जो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, तो ये h है, तो h हाइपोटेनस निकल गया तो बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस जो निकालते हैं वो h² माइनस p² करके निकालते हैं, तो ये जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि √5 जाएगा। हेंस tan i इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर कितना है 2 और बेस कितना है √5, ये हो जाएगा tan i। हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना, इसको आप नाम दे दिए इक्वेशन फर्स्ट, इसकी जरूरत पड़ने वाले लिखेंगे इन ट्रायंगल PIQ। अब यहाँ पर क्या कीजिए आप, इसने tan i लगाइए, tan r लगाइए, tan r के लिए PQ पता है 6 सेंटीमीटर और ये QI हमको पता करना है। ठीक है, लिखेंगे tan r, ये r लिखेंगे भाई, आज बड़ी गलती हो रही है। tan r इक्वल टू हो जाएगा 6 और बाय d एक्चुअल, d अपरेंट, तो d अपरेंट जो हो गया 6 डिवाइडेड बाई tan r, और tan r कितना हुआ है जी 2/√5, 2/√5 यानी हो जाएगा 6√5/2 यानी कि 3√5 सेंटीमीटर। d अपरेंट इक्वल टू ऐसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, टोटल जो है 6√3 है, जो लगभग 10 मीटर के साथ 10 सेंटीमीटर के करीब है लगभग, और d अपरेंट आया 3√5। ठीक है, जो वही 7-8 के बीच में जाएगा, 8 सेंटीमीटर के करीब जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका d अपरेंट, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ऑब्लिक व्यू के लिए क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है। खैर ये 12th के सिलेबस में ना पूछता है ऐसा, ठीक है ना, आपको ज़्यादा पूछेगा तो नीट में पूछ सकता है, मेंस में पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, 12th में इस सब टाइप का नहीं पूछता है। वो जब भी पूछेगा नॉर्मल व्यू के लिए पूछेगा, पैरेक्सियल रेज के लिए पूछेगा। ठीक है ना, नोट प्लीज। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक वेसल है सिलेंड्रिकल, एम्प्टी है, ये खाली है अंदर से। कोई पर्सन है, ठीक है, जो यहाँ से इस एंड को देख पा रहा है अभी एकदम। ये इस प्रकार से पर्सन यहाँ पर है कि इस एंड को यानी कि ई को देख पा रहा है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसमें पानी भरा जाता है, पानी नहीं कोई लिक्विड, ठीक है, कोई लिक्विड है, पानी भरा जाता है, इसको भरा जाता है 2h हाइट तक। तो 2h हाइट तक लिक्विड को भर देने के बाद क्या होता है कि
उसे पॉइंट बी नजर आने लगता है, उसे पॉइंट बी नजर आने लगता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि पानी का रिफ्रैक्टिव इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। क्वेश्चन ध्यान से, पहले ये वेसल एम्प्टी था तो पर्सन पॉइंट ई को देख रहा था, इस प्रकार से यहाँ था कि, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें एक लिक्विड भरा गया 2H हाइट तक, ठीक है। 2H तक हाइट तक लिक्विड भरने से इसका पॉइंट बी दिखाई देने लगा। तो बताना है आपको लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए। ए वेसल ऑफ हाइट h contains a linear object BE along the wall AB as shown in figure, ठीक है। When the vessel was empty, the person can see the top point of the linear object, the topmost point of the linear object, full stop. When the vessel is filled with a liquid up to height 2H, the person can able to see the point B. The person is able to see the point B. Then find the refractive index of the liquid. Then find the refractive index of the liquid. ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा पहले खुद से, ज़्यादा समझ में आएगा। समझना है तो खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को रोककर, ठीक है। हम तो खैर बता ही रहे हैं, बताना मेरा काम है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको ये सबसे पहले पता करना है कि ये जो रे निकल रहा है बी से, ठीक है ना, इसकी आंखों तक पहुंच रहा है, तो ये इस GH लाइन पे कहाँ पे कट कर रहा है, कितनी दूरी पर कट कर रहा है, ये पहले आपको निकालना पड़ेगा। समझ गए? तो देखिए निकालना एकदम आसान है। ये यहाँ से यहाँ नो डाउट H है, ठीक है, नो डाउट ये यहाँ से यहाँ H है, ये 2H है तो यहाँ से यहाँ भी H होगा, ठीक। अब इन दोनों ट्रायंगल को लीजिए, ये साइड और ये साइड इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक है, दो चीज़ें इक्वल मिल गई। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल GE इसको क्या नाम, GHI या O देते हैं, GEO और COH दोनों बराबर होंगे, कंग्रुएंट होंगे, ठीक है। ट्रायंगल GEO कंग्रुएंट ट्रायंगल HCO, ठीक है। कैसे? बाय एंगल साइड। एंगल साइड कैसे? ये 90 डिग्री बराबर, ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल, और ये H है तो ये भी H है, इस हिसाब से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो नो डाउट हैंस GO इक्वल टू क्या हो जाएगा, OH। और आपको पता है कि ये हाइट मैंने दी नहीं क्या, हाँ, ये हाइट क्वेश्चन में मैंने नहीं दिया है, ये भी 2H ही है जी, ठीक है, ये भी जो है वो 2H ही है। जब ये 2H है तो नो डाउट हैंस GO इक्वल टू OH इक्वल टू H हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो गया, H हो गया, यानी ये ठीक मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है, वो ठीक मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। ये 2H ना देते तब भी ये भी प्रूव हो सकता था बहुत आसानी से, ये कि H पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। चलिए इससे फायदा क्या हुआ, देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको मिल जाएगा R, ज्योमेट्री से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा कितना, H/H 45 डिग्री, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ही मिल जाएगा I, ज्योमेट्री से ही। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हमको पता है 2H, बेस हमको पता है कितना, H, यानी tan I इक्वल टू 2 है और tan R इक्वल टू 1 है, ठीक है। जब I और R हमको पता है तो क्या स्नेल्स लॉ लगाकर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता न कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ज्योमेट्री से I और R पता करना है। ये स्नेल्स लॉ से नहीं निकलेगा, I और R ज्योमेट्री से निकलेगा। स्नेल्स लॉ लगाने के बाद आपका म्यू कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं। लिखेंगे
इन ट्रायंगल OHC tan R इक्वल टू CH/OH, यानी H/H यानी कि 1, tan R इक्वल टू 1 तो R इक्वल टू 45 डिग्री। उसके बाद लिखेंगे इन ट्रायंगल OGE tan I इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से यहाँ 2H बाई बेस H, tan I पता है, हैंस साइन I कितना होगा जी, साइन I हो जाएगा, ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, तो ये जाएगा साइन I 2 बाई हाइपोटेनस निकालेगा तो √5 आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर √5 आएगा। ये हो गया सेकंड। ठीक है, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। μ1 किसको कहते हैं, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि लिक्विड में रखा हुआ है। ठीक है, तो μ1 हो जाएगा कितना, जो हमको निकालना है μ। sin I कितना है भाई 2√5, μ2 हवा है, और sin R कितना है sin 45 डिग्री, तो μ इंटू 2/√5 इक्वल टू 1/√2, हैंस μ इक्वल टू हो जाएगा √5/2√2, ये चला जाएगा। ठीक है, हमको अभी भी लगता है जैसे कुछ गड़बड़ी है जी, ना जाने क्यों, क्योंकि म्यू हमेशा गलत होता है, सॉरी एक से ज़्यादा होता है। सॉरी एक जगह मिस्टेक हो गया है, म्यू की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं होती है, कहीं मिस्टेक है। देखिए मिस्टेक कहाँ पर है, बताते हैं। मिस्टेक ये है कि जब कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर होता है तो नॉर्मल के साथ मेजर होता है। देखिए तो ये एंगल नॉर्मल के साथ मेजर है क्या, नहीं है नॉर्मल के साथ मेजर्ड। नॉर्मल तो यहाँ पर ऐसे ड्रॉ होगा ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ ना, और नॉर्मल के साथ ही तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर्ड होता है R। ठीक है, तो R जब आप मेजर कीजिएगा तो ये एंगल होगा, इसमें चलिए संयोग से सही हो गया है, ये H है और ये भी H है, तो ये 45 डिग्री ही आएगा। ठीक है, CH tan R निकालेगा तो H/H ही आएगा। ठीक है, H/H तो tan R1 R45 आएगा। ठीक है, R परपेंडिकुलर ये H है तो ये भी H, ये चूंकि H है ना टोटल, और ये भी H है ना, तो ये 45 डिग्री ही आएगा। बस tan I कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, I जो है ये एंगल होता है, तो उसके लिए क्या करिएगा, आप लिखिएगा इन ट्रायंगल, ये पॉइंट O था ना, OB, इसको नाम कुछ दे दीजिए, HIOPP नाम दे दीजिए। ठीक है, BOP लिखिएगा, इन ट्रायंगल BOP tan I इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब कि ये वाला हाइट H, ठीक है, और बेस मतलब ये हाइट मतलब 2H, बेस जो होगा ये हाइट होगा 2H, यानी ये हो गया 1/2 tan I इक्वल टू। अब आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर √5 यूज कीजिएगा, तो कहाँ पर मैंने लिखा है √5, ठीक है, हैंस साइन I निकालेंगे, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर 1/√5, हाइपोटेनस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1/√5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है साइन I यहाँ पुट कीजिएगा तो 1/√5 होगा, यहाँ 1/√5 होगा, म्यू निकालेगा तो √5/2 होगा। ठीक है, अब सही है। छोटा सा मिस्टेक ये हुआ था ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से मेजर्ड होता है, हमने इसको गलती से ले लिया था। ठीक है, अब ठीक है, नोट कर लीजिए।
ठीक है, साइन आई लिखेंगे 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √1/√5। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। ये एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका हाइट आपको पता करना है। डेटा क्या क्या दिया है देखिए, इसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर और ये ठीक सेंट्रल पॉइंट पे रखा हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब वेसल एम्प्टी था तो पर्सन पॉइंट ए को देख सकता था जो कि एकदम कॉर्नर पे है, और जब वेसल जो है वो एक लिक्विड से भरा गया, जब वेसल को एक लिक्विड से भरा गया तो पर्सन जो है कॉइन को देखने में समर्थ था, यानी कॉइन को देख सकता था। ये पूरी तरह भरा हुआ नहीं था पानी से, ठीक है। और जब पर्सन जो है ये एंगल आई होगा, नॉर्मल है, ठीक है ना। पर्सन जो है जब लिक्विड को भरा गया, ठीक है, तो पर्सन जो है वो उस ऑब्जेक्ट को देख सकता था। तो आपको बताना है, नहीं ये यहाँ तक ही था, ये यहाँ तक ही था, ठीक है, पानी से पूरी तरह भरा हुआ था। रे डायग्राम आपको खुद बनाना है जी। हाँ, क्वेश्चन इतना ही है, ये किसी लिक्विड से जब पूरी तरह भरा गया तो वो जो है इसको देख सकता था, इसको, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि हाइट क्या है लिक्विड का, सॉरी वेसल का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिए हुए हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि समझ में नहीं आया हो तो हम रिपीट कर दे रहे हैं। A vessel of height h and diameter of the cross section 10 centimeter. A vessel having height h and diameter of the cross section 10 centimeter has a coin at its central point of the bottom. ठीक है, full stop. When the vessel was empty, the person can see point A. Which is at the corner of the bottom. Full stop. When the vessel is filled with a liquid of refractive index 1.5, the person is able to see the coin. Full stop. Find the height of the vessel. ठीक है, आप ट्राई कीजिए। रे डायग्राम आपको खुद से ही बनाना है जी, ठीक है। रे डायग्राम थोड़ा ऐसे नहीं बनेगा, रे डायग्राम खुद से ही बनाना है। देखिए, कॉर्नर से निकालिए एकदम, क्योंकि ये देखने में समर्थ हुआ है, यानी देखने के काबिल हुआ है, तो सीधे इस टाइप के क्वेश्चन में कॉर्नर से ही पास कराते हैं रे को, ठीक है। रे यहाँ पर गया और पर्सन यहाँ पर है, ठीक है। और ये पहले जहाँ देख रहा था ना वहीं पर जाएगा रे, ठीक है।
यानी ये इस प्रकार से रिफ्रैक्ट होगा, मानो ये यहाँ से आ रहा है, क्योंकि देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया था कि जब एम्प्टी था बर्तन तो ये सीधे इसको देख सकता था, ठीक है ना, इसके इधर नहीं देख सकता था, इसके ऊपर देख सकता था लेकिन इसके इधर नहीं देख सकता था। तो ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगा कि ये लास्ट मोस्ट पॉइंट को इस लाइन पर देख पाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा जिसकी वैल्यू ज्योमेट्री से निकल जाएगी। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है, जो स्नेल्स लॉ से निकल जाएगा, ठीक है, या स्नेल्स लॉ से नहीं, मेरे ख्याल ज्योमेट्री से ही निकल जाएगा। ये आर, ये भी ज्योमेट्री से ही निकल जाएगा। अब उसके बाद स्नेल्स लॉ लगाइए, ठीक है, आर की वैल्यू ज्योमेट्री से एच के टर्म में निकलेगी, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ लगाइए और एच पता कीजिए, इतना ही है। स्टेप क्या करना है आपको पता है, पहले आप ज्योमेट्री से आई निकालिए, ये आ जाएगा tan i इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 5 बाई बेस यानी h आएगा 5/h। फिर आप ज्योमेट्री से r निकालिए, tan r निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 10/h। tan r निकल गया। अब ट्रिगोनोमेट्री यूज करके sin i और sin r निकालिए, फिर स्नेल्स लॉ लगाइए, इतना ही करना है। क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं। पहले एम्प्टी था तो पॉइंट ए को देख रहा है, इसके लिए सीधे ए से मिला दीजिए पर्सन को, रे को। जब पानी लिक्विड से भरा गया तो यहाँ से जो रे चल रहा है इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगा, मानो यह ए से आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद कीजिए, देखिए कैसे बनाएंगे। इन ट्रायंगल, नाम पहले दे दो जी, ए बी, ए तो यूज कर चुके हैं ना, ए बी सी डी, ठीक है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ बी डी, इन ट्रायंगल ओ बी डी। ओ बी डी में क्या होगा, tan i इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, हेंस sin i आप खुद से निकाल दीजिए, ये मत पूछिए कि हमने कैसे निकाला। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, तो हाइपोटेनस हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर यानी 5/√25 प्लस h स्क्वायर। इन ट्रायंगल ADB, tan r इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 10 बाई हाइपोटेनस √10 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हेंस ये tan r निकला ना, हेंस sin i क्या हो जाएगा, सॉरी sin r कुछ गलत कर रहे हैं। जब हम √अंडर इतना किए हैं तो ये तो डायरेक्ट sin r ना होगा जी, ये वाला हाइपोटेनस जो होगा √10 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होगा। तो हाइपोटेनस हम यूज कर लिए पहली ही बार में, तो इसको तो sin r कहेंगे, है ना, sin r कहेंगे इसको। ये 10 है, ये h है, तो ये हाइपोटेनस है ना, 10 स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। μ1 कितना है जी लिक्विड का 1.5, sin i कितना है 5/√25 प्लस h स्क्वायर, और sin r कितना है 10, और ये कितना है √100 प्लस h स्क्वायर। इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल, ठीक है। टू टाइम्स कैंसिल, μ2 तो 1 था ही। अब क्या कीजिए, ये तो 3/2 है ना जी, इसको इधर कीजिए, 3/2√10 प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 2√25 प्लस h स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा 9/4 100 प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 4 25 प्लस h स्क्वायर।
यानी 9 इंटू 100 प्लस एच स्क्वायर। खुद से सॉल्व कीजिए, इसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो जाएगा इस ये एक इक्वेशन से, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 900 प्लस 9 एच स्क्वायर, 16 को 25 से गुना कीजिए, 25 दाएँ 250, 25 छक्के 150 यानी 400। फिर हो जाएगा 16 एच स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी 7 एच स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 500। तो h जो हो जाएगा 10 बाहर आएगा, √5/7 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये बस कैलकुलेशन था, ये इतना पार्ट। आपको मेन जो समझना था ये समझना था कि साइन i कैसे निकलेगा, साइन r कैसे निकलेगा। मेन ये ज्योमेट्री लगानी थी आपको, समझे। मेन यहाँ पॉइंट था ज्योमेट्री लगाना, ये बस कैलकुलेशन है जो आपको खुद करना है। दिक्कत होना चाहिए तो इसमें होना चाहिए, ना अदरवाइज नहीं होना चाहिए। हाँ, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन है लेकिन आगे ये लाइट में एक टॉपिक बन जाएगा, ठीक है, जो आपको जो अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के रूप में अभी देख लीजिएगा तो वो टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा, बहुत आसान। देखिए क्या है, ये एक रे इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, जिसकी वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये ग्लास स्लैब है, √3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। कंडीशन क्या दिया है कि इस यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये भी आई होगा। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। ये कंडीशन दे रखा है, तो बताना है कि आई की वैल्यू क्या है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ठीक है। लिखिए, ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास स्लैब हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू √3, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, फुल स्टॉप। लिखना, द पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे, द पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, are mutually perpendicular. Find the value of angle of incidence. Find the value of angle of incidence. ट्राई कीजिए, बनाइए, खुद से बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसान क्वेश्चन है। ऐसे हम बता देते हैं, टाइम बर्बाद ना करेंगे। देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होना है, यानी कि I प्लस ये 90 डिग्री है प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि I प्लस R हो गया क्या 90 डिग्री, यानी R हो गया क्या 90 माइनस I, ठीक है। अब बस स्नेल्स लॉ लगाइए, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ वी हैव μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R। μ1 किसको कहते हैं, जहां पे रिप्रेजेंट था 1 इंटू साइन R, म्यू कितना है √3 इंटू साइन 90 माइनस I। बताइए तो साइन 90 माइनस I को क्या लिखें, लिख सकते हैं कॉस I। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कॉस को इधर भेज दीजिए, साइन I बाई कॉस I इक्वल टू √3, यानी कि tan I इक्वल टू √3, I इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। यही आंसर है। आसान सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं, हम समझा दे रहे हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए एक बर्ड है किंगफिशर, ये लेक की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू फिश, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, वो दे दिया है 9 मीटर पर सेकेंड, वो दे दिया है 9 मीटर पर सेकेंड। ये लेक की तरफ जा रहा है और फिश का एक्चुअल स्पीड दिया हुआ है वो 3 मीटर पर सेकेंड की तरफ से लेक के सरफेस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है ये विद रिस्पेक्ट टू फिश दिया हुआ है स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड बर्ड का, तो बर्ड का एक्चुअल स्पीड क्या है ये बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 4/3 मीटर, 4/3 दे दिया है, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 4/3, नहीं दिया होता तब भी हम लोगों को पता था कि 4/3 होता है, ठीक है ना। तो वही बताना है कि क्या है उसका एक्चुअल स्पीड। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बना है। जब भी ये स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो क्या करना है आपको, पोजीशंस में जो रिलेशन होते हैं उसको एकदम एस्टेब्लिश करना है और डिफरेंशिएट कर देना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जब कभी ऑप्टिक्स में वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आए तो पहले पोजीशंस का इक्वेशन लिखिए, वो लिखने के बाद टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेट कर दीजिए। मिरर में भी यही किए थे, वहाँ पोजीशन वाला फार्मूला क्या था 1/v + 1/u = 1/f, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए वेलोसिटी निकलेगा। यहाँ भी पोजीशन का फार्मूला लिखिए, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, स्पीड निकलेगा। तो देखिए क्या करें हम, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका लेक से पोजीशन है y, कोई भी डिस्टेंस हमेशा सरफेस से मेजर होता है y। अब आपको पता है ये मछली इसे देख रही है तो कुछ ऊपर दिखेगी ये, है ना, तो ऊपर जो है डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ठीक है। ऊपर जो है डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। चलिए ये है हमारा इसका इमेज, ये है इमेज, ठीक है। तो इमेज जो होगा आपको पता है म्यू टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में हो और डेंसर से देखा जा रहा हो तो उसका पोजीशन क्या होता है, म्यू टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और वो डिस्टेंस यहाँ से सरफेस से मेजर की जाती है और इसका पोजीशन भी देख लीजिए, मान लीजिए इसका पोजीशन x है सरफेस से, ठीक है। और इसका जो इमेज का जो हाइट है वो h है, किससे मछली से, ठीक है। तो वेलोसिटी हमको मछली के रेस्पेक्ट में दे रखा है, फिश के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो हम इसका पोजीशन भी लेंगे वो फिश के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो फिश के रेस्पेक्ट में क्या होगा, h इक्वल टू लिखेंगे ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस यानी x + μy। इतना आपको पता होना चाहिए। इसमें दिक्कत है तो आप फिर से जितना हम लेक्चर दिए उतना देख लीजिए। ये 2 मिनट का जो अभी बताएं, ये हवा में है, रेयर मीडियम में है, तो इमेज इसका ऊपर चला जाएगा, म्यू टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, μy हो जाएगा। ये मान लीजिए x है। अब वेलोसिटी दे रखा है फिश के रेस्पेक्ट में, इसीलिए पोजीशन भी फिश के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे, तो h = x + μ हो जाएगी फ्रॉम द डायग्राम। अब क्या करना है, पोजीशन का रिलेशन तो लिखा गया, अब कुछ नहीं करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट एंड गेट आंसर, ठीक है। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वी हैव dh/dt इक्वल टू dx/dt, ये म्यू कांस्टेंट है तो लिखेंगे म्यू dy/dt। कर दिए। ये h किसके रेस्पेक्ट में मेजर्ड है, फिश के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, फिश के रेस्पेक्ट में, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू फिश इक्वल टू dx/dt क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ फिश प्लस म्यू टाइम्स dy/dt, मतलब उसका वेलोसिटी ऑफ बर्ड। यही हमको पता करना है, बर्ड का वेलोसिटी। अब इसके बाद क्या करें बताइए, वैल्यू पुट करें। ये वेलोसिटी दे दिया है कितना 9, ये vf कितना दिया है, फिश का स्पीड 3, ये म्यू कितना है 4/3 और v भी क्या करना है, पता करना है। आगे आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, आगे आप खुद से सॉल्व कीजिए। यानी कि 4/3 VB इक्वल टू 9 में से 3 घटा 6
तो वी वी इक्वल टू हो गया 18/4 मतलब 9/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बर्ड का स्पीड यही होगा। ठीक, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वो मैंने बोल दिया है क्या क्या लिखा हुआ है, सो देख लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका बॉटम जो है वो सिल्वर्ड है, ठीक है ना, ये एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। इसमें एक लिक्विड पानी भरा गया है हाइट एच तक। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, लेकिन आपको म्यू लेकर जनरल बनाना है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है म्यू। ये छोटी सी मछली है जिसका पोजीशन है बॉटम से h/2 पर, तो सरफेस से भी h/2 ही होगा, टोटल हाइट h है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन बताना है, ये नॉर्मली देख रहा है पर्सन, कि इस पर्सन को फिश का कितना इमेज दिखाई देगा, ठीक है, फिश का कितना इमेज दिखाई देगा, और दोनों ही इमेज का पोजीशन बताइए। ठीक, क्वेश्चन लिखिए, इन द फिगर शोन फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस seen by the observer, full stop, also find their positions। ट्राई कीजिए। इसको हम पॉइंट साइज तो दिखा रहे हैं क्योंकि हमको डायग्राम को गंदा नहीं बनाना ज़्यादा, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ये, देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले तो ये एक डायरेक्ट ये देख रहा है, तो ये इसको कुछ ऊपर दिखाई देगा, आई डिस्टेंस पे इमेज बना दिखाई देगा, ये हो जाएगा इसका डी अपरेंट, ठीक है। डायरेक्ट इसका एक इमेज रिफ्रैक्शन के कारण एक इमेज दिखाई देगा, और दूसरा इमेज रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देगा। यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, रे ऐसे जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन के कारण एक इमेज बनेगा मिरर में, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के कारण इसका जो इमेज बना मिरर में, एक रे को ऐसे भेजिए, रिफ्लेक्शन के कारण जो इमेज बना मिरर में I1 है, ये I2 है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का जो इमेज बनेगा मिरर में, ये इमेज इस सरफेस के लिए, वाटर सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, जो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है वाटर सरफेस से, बताइए। जो वाटर सरफेस से रखा हुआ है 3h/2 डिस्टेंस पे, और आपको पता है कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो ये ऊपर उठ जाता है, तो दूसरा इमेज यहाँ इस ये ऑब्जेक्ट होगा, इसका दिखाई देगा, यानी पर्सन दो इमेज दिखेगा, ठीक है। एक दिखेंगे फॉर फर्स्ट इमेज डी अपरेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्चुअल बाय म्यू। डी एक्चुअल कितना है, h/2 म्यू। फॉर सेकेंड इमेज, ये ऑब्जेक्ट है जी, ऑब्जेक्ट फॉर द वाटर सरफेस, ठीक है, जो 3h/2 पे है, तो डी अपरेंट जो हो जाएगा, इसका इमेज कुछ इधर बन जाएगा I2-। डी अपरेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3h/2 म्यू। बस रिफ्रैक्शन के कारण ये क्या होगा कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहेगा, नॉर्मल से अबे जाएगा, ठीक है, और इमेज थोड़ा बना जाएगा ऊपर, ठीक है, इमेज थोड़ा ऊपर बना जाएगा, तो उतना गंदा होने के लिए बस नहीं बना रहे, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, डी अपरेंट। दो इमेज दिखेंगे और दोनों
एक हो जाएगा h/2 में, दूसरा हो जाएगा 3h/2 में। पोजीशन फ्रॉम द वाटर सरफेस होगा, वाटर सरफेस से ये सारे डिस्टेंस है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक प्रिज्म है जिसका ये वाला सरफेस जो है सिल्वर्ड कर दिया गया है। एक रे ऑफ लाइट इस पे आता है, आने के बाद अपने ही पाथ पे रिट्रेस होकर चला जाता है। ठीक है, ये दे रखा है 30 डिग्री। 30 डिग्री है कि 60 डिग्री है? 60 डिग्री दे रखा है, नहीं 30 डिग्री है। इसका म्यू जो दे रखा है √2 दे रखा है, तो आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या है। ठीक है, लिखिए, इन द फिगर शोन द फेस AC of the prism is silvered. In the figure shown, the face AC of the prism is silvered. Full stop. The angle of prism is 30 degree. The angle of prism is 30 degree. Full stop. A ray of light incident on the face AB enter in the prism and after reflection retraces its path. And after reflection retraces its path. Full stop. Find the value of angle of incidence. Find the value of angle of incidence. एक रे आया, प्रिज्म में इंटर किया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने ही पाथ पे रिट्रेस हो गया, तो बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या है। ट्राई कीजिए आप लोग खुद से पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिएगा। देखिए, रिट्रेस होने का मीनिंग हम बताए थे कि कभी भी किसी प्लेन मिरर में रिट्रेस हो रहा है तो इसका सीधा सा मीनिंग होता है कि ये मिरर पे नॉर्मली फॉल हो रहा है, 90 डिग्री इस पे बन रहा है। ऐसे हम बता चुके हैं, प्लेन मिरर पर आए थे उसी समय। तो ये 90 डिग्री हुआ, ये 30, ये 90, तो नो डाउट ये 60 हुआ। जब ये 60 नॉर्मल आपको पता है कि 90 डिग्री पे होता है मिरर के साथ, है ना, नॉर्मल जो है 90 डिग्री होता है टोटल, तो ये 60 है, तो नो डाउट ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि R = 30 डिग्री हो गया। अब लगाइए आप स्नेल्स लॉ, जिसमें R हमको पता है, म्यू हमको पता है, I हमको पता करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, खुद से बनाइए। ठीक है, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। μ1 sin I = μ2 sin R। μ1 1 है, sin I पता करना है, μ2 √2 है, sin 30 पुट करनी है। हमको मिलेगा sin I = √2 × 1/2, sin I = 1/√2, I = 45 डिग्री। हो गया, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, सीधे लिखेंगे, ABCD लिखेंगे, E लिखेंगे। लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल ADE, E लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E = 180। एंगल A 30 है, एंगल D हमको पता करना है, एंगल E 90 है, 180, तो एंगल D हो गया कितना, 60 डिग्री। नाउ R प्लस एंगल D = 90 डिग्री, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, यानी कि R + 60 = 90 डिग्री, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 30 डिग्री। R यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट कीजिए, जिसको अच्छे से पढ़ना है। हो गया।
बस आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट